Hello everybody, welcome back to my channel. Today we are talking about periodontics SYNOPSIS and this is the third one. And if you're new on my channel, I want to say that all the data subjects I cover in this channel, I make videos that will help you to get into a higher college after BDS. So you can watch all the videos, and if you have any comment query, you can comment down. Please don't forget to like and subscribe because that really motivates me to make more videos. Another thing that previous video I have covered up this much, like up to the middle of this table, and after that I'll be continuing in this video. I'll be trying to cover as much as possible. It will take hardly two to three videos, maybe two videos to just complete the synopsis, because periodic synopsis is not that vast. So let's get started without wasting any time. Previous video I have covered up to this probing force, like how much recommended probing force is required. I'll be doing further from here. So the diameter of standard probe tip, what should be the diameter of a standard probe tip, कितना होना चाहिए? एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रॉब का जो टिप होता है उसका जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.35 to 0.55, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्स आप अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हो उसका डायमीटर होता है 0.35 to 0.55. Now distance between the base of the sulcus and the alveolar crust in a healthy periodontium. This is very important because it has been asked a lot of times. So if this is the tooth, okay, let me make it clear. If this is the tooth and this is the sulcus, okay, and this is the bone, so he's asking, the question is asking that distance between the base of the sulcus, this is a base, and the alveolar crust in a healthy population. So this much distance, how much it should be? It is approximately 2 mm, 2 mm or 3 mm. तो एक बेस ऑफ सल्कस से लेकर के एल्वियोलर क्रस्ट तक का जो डिफरेंस होता है वो 2 mm होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स रिक्वायर्ड फॉर फुल माउथ सरफेस सर्वे एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर्स. तो कितनी नंबर ऑफ फिल्म्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब पूरा माउथ सर्वे अगर हमारे को करना है, अगर हम थर्ड मोलर्स को एक्सक्लूड कर दें तो वी नीड अप्रॉक्सीमेटली 18 IUPAs और 18 एक्सरे फिल्म्स फॉर अ फुल माउथ सर्वे एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर्स. हाउ मच? 13 सॉरी 18 सॉरी 18 एक्सरेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कि 14 IUPs होते हैं और 4 बाइटविंग रेडियोग्राफ्स होते हैं. तो 4 आपको बाइटविंग रेडियोग्राफ्स करने पड़ते हैं और 14 IUPs आपको करने पड़ते हैं. टोटल 18 जो एक्सरेज होते हैं वो हमें ज़रूरत पड़ती है पेरिडोंटिक्स में, अगर हमें सारे के सारे दांतों का सर्वे करना है विद रिस्पेक्ट टू द पेरिडोंटल टिश्यू. Now after that it is commonly asked, effective concentration of chlorhexidine used in the mouthwash कितनी होनी चाहिए? इफेक्टिव कंसनट्रेशन अगर आप पूछ रहे हो तो जो स्टैंडर्ड और इफेक्टिव रहती है वो होती है 0.2%. मिनिमम कंसनट्रेशन अगर हम क्लोरहेक्सिडिन की पूछे तो 0.12% आप मिनिमम यूज़ कर सकते हैं. डायमीटर ऑफ ब्रिसल्स की बात चल रही है तो ब्रिसल्स 3 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम. तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो जो सॉफ्ट वाले होते हैं का डायमीटर काफ़ी कम रहता है, 0.2 रहता है. मीडियम वालों का डायमीटर 0.3 रहता है. हार्ड वालों का डायमीटर 0.4 रहता है. ओके, तो ये डायमीटर्स होते हैं. तो जितना ज़्यादा कम डायमीटर होगा उतनी सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी. टॉकिंग अबाउट एपिथलाइजेशन, एपिथलाइजेशन आफ्टर क्यूरेटाज अकर्स. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि अगर मान लो क्यूरेटाज करता है, अगर हम सारा नकड़ ब्राइटमेंट करते हैं, क्यूरेटाज अगर हम करते हैं, तो कितने टाइम के बाद उस पर एक हेल्दी एपिथेलियम वापस आ जाएगी? दैट इज़ अप टू 2 to 7 days, ऑलमोस्ट 1 वीक तक कंप्लीटली हील नहीं होता. वो 1 वीक के बाद उसके ऊपर एक अच्छी एपिथेलियम आ जाती है. कंप्लीट रीएपिथलाइजेशन आफ्टर जिंजिवेक्टमी अकर्स इन. अगर हम रीएपिथलाइजेशन की बात कर रहे हैं आफ्टर जिंजिवेक्टमी तो वो कब होती है? कंप्लीट रीएपिथलाइजेशन आफ्टर जिंजिवेक्टमी अकर्स इन 1 month. ओके,
अगर जिंजिवेक्टमी करना, अगर हमने जिंजिवायों को कट करना हुआ है, कट करके अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है उसको कंप्लीट रीएपिथेलाइज होने में। कंप्लीट रिपेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आफ्टर जिंजिवेक्टमी, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, एपिथेलियम की बात ना करें, तो एपिथेलियम की बजाय कनेक्टिव टिश्यू को ज़्यादा टाइम लगता है। उसको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 7 weeks टू बी प्रॉपरली हील्ड। Now, after periodontal surgery, the sulcus can be safely propped after. अगर आपने किसी पेशेंट में सर्जरी करी, पेरिडोंटल सर्जरी करी और आप वापस से उसको एग्जामिन करना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3 months के बाद उसको लाना पड़ेगा फॉर probing on to find out what are the changes and all. Now after that, maximum cervical fluid, maximum clavicular fluid production coinciding with maximum inflammation occurs आफ्टर 7 days ऑफ जिंजिवेक्टमी। जिंजिवेक्टमी करने के बाद, कट करने के बाद, मैक्सिमम क्लेविकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन कोइंसाइडिंग विद मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन occurs 7 days आफ्टर जिंजिवेक्टमी। ओके, आइडियल थिकनेस ऑफ ग्राफ्ट शुड बी, एक ग्राफ्ट की थिकनेस आइडियली अगर हम एक ग्राफ्ट को कट करें तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 1 to 1.5 होती है। इससे ज़्यादा थिन नहीं करना चाहिए बिकॉज ब्लड सप्लाई टू ग्राफ्ट ख़त्म हो जाएगी। फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफ्ट अकर्स आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 5 weeks के बाद फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ ग्राफ्ट अकर्स। द कैल्शियम and phosphorus ratio in hydroxyapatite alloplastic material is 1.67. 1.67 is the proper ratio in hydroxyapatite alloplastic materials. We're talking about calcium phosphate ratio and tricalcium phosphate. If we're talking about tricalcium phosphate, so it's approximately 1.5. Okay, if we're talking about tricalcium phosphate, it's approximately 1.5 ratio. The disparity between centric relation and centric occlusion is, this is something which is related to prosthodontics. So ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ लोग सेंट्रिक रिलेशन सेंट्रिक ओक्लूजन को एक चीज़ ले लेते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस जस्ट ऑफ 0.5 mm. The functional epithelium loses its cohesiveness and detaches from the surface when the volume of PMNs reaches 60%. जब PMNs 60% से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो जंक्शनल एपिथेलियम की जो कोहेसिवनेस होती है, जो चिपकने की पावर होती है, वो कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस कितनी होती है? हम पेरियोडोंटल सर्जरीज में कई बार अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, तो these are approximately 20,000 to 45,000 cycles per second. Approximately, you should know about it. Frequency of electric currents used in electrosurgeries. अगर हम electrosurgeries परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम करंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी रहती है? उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है 1.5 to 7.5 million cycles. Okay, million cycles per second. So this is the frequency of the current that has been used in electrosurgery. Now let's talk about some other points. Talking about width of marginal gingiva. Marginal gingiva almost 1 mm तक का होता है। अब हम अगर बात करें प्रोटीन्स की तो मेन केराटिन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात कर रहे हैं तो उसका जो मेन केराटिन कंपोनेंट रहता है दैट इज़ K1, क्योंकि हमारे पास 4 लेयर्स होती है। सबसे पहले हमारे पास बेसिल होती है, फिर उसके बाद हमारे पास होती है स्पाइनोसम लेयर, स्पाइनोसम लेयर के बाद हमारे पास आती है ग्रैनुलर लेयर, ग्रैनुलर लेयर के बाद आती है हमारे पास कोरियम। तो ये जो कोरियम है इसके अंदर बेसिकली आपको K1 प्रोटीन्स देखने को मिलता है। तो थिकनेस ऑफ द बेसल लमाइना, जो बेसल लमाइना का रहता है उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 300 to 400 एंगस्ट्रॉम्स रहती है। टॉकिंग अबाउट epithelial type differentiation cytokinins. Epithelial type differentiation cytokinins. So 1, 2, 10 and 12. You just need to grab it up. That is 1, 2, 10, 12. These are the epithelial type differentiation cytokinins. Talking about stratification specific cytokinins.
So we do have stratification specific cytokines which are 5 and 14 for stratification purposes. We do have cytokines which are highly proliferative, that is 6 to 16. सो ये जो साइटोकाइनिन्स का नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पॉलीफरेटिव के बारे में पढ़ना है तो 6 to 16. अगर आपको स्ट्रैटिफिकेशन स्पेसिफिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है सो 5 and 14. इफ़ यू हैव टू नो अबाउट एपिथेलियल टाइप डिफरेंशिएशन 1, 2, 10, 12. टॉकिंग अबाउट टर्न ओवर टाइम. एक पैलेट का, टंग का और चीक्स का क्या टर्नओवर होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो वापस से बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. तो क्या टर्नओवर पीरियड रहता है उनका? ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर चीक्स के, पैलेट के और टंग के जो सेल्स रहते हैं उनका टर्नओवर टाइम होता है. टर्नओवर टाइम फॉर जिंजाइवा, जो मसूड़े होते हैं उनको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लगते हैं. सो मसूड़ों को ज़्यादा टाइम लगता है, चीक्स, टंग और पैलेट 1 हफ्ते में हो जाते हैं. टर्नओवर टाइम फ्रॉम जंक्शनल एपिथेलियम, अगर हम जंक्शनल एपिथेलियम की बात करें तो जंक्शनल एपिथेलियम को भी ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है. द थिकनेस ऑफ डेंटल क्यूटिकल. डेंटल क्यूटिकल एक पतली सी लेयर होती है जो दांत को कवर करती है. जब दांत बाहर आता है, इरप्शन होती है, तो उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, 0.25 माइक्रोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन अपाइकल एंड ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम एंड crust of alveolus. So talking about the apical end, जंक्शनल एपिथेलियम का अपाइकल एंड एंड क्रस्ट ऑफ एल्वियोलस आपको बता चुके हैं पहले से भी. एल्वियोलस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है. इट्स नॉट क्रस्ट ऑफ बोन, इट्स एल्वियोलस एंड इट इज लेस देन दिस, दैट इज 1.07. So alveolus is less, you should know. Thickness of acellular extrinsic fiber cementum. सो अब यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स की बात हो रही है सीमेंटम की. तो एक्चुअली सीमेंटम सेलुलर यहाँ पे होता है और ए सेलुलर सर्वाइकल एंड पे होता है, ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, थिकनेस ऑफ ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर, ए सेलुलर, ए फिब्रिलर, 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं ए सेलुलर में. एक तो एक्सट्रिंसिक हो गए, एक ए फिब्रिलर हो गए. एक्सट्रिंसिक फाइबर वाले जो होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है 30 to 230 होती है. ए सेलुलर, ए फिब्रिलर वालों की बात करें तो 1 to 15 रहती है, बहुत ही कम होता. सेलुलर में मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड की बात करें तो दैट इज़ 100 to 1000, ठीक है. मिक्स्ड फाइबर जिसमें कि एक्सट्रिंसिक भी है, इंट्रिंसिक भी है, दोनों टाइप के हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी थिकनेस रहती है, हो जाती है. द विड्थ ऑफ सीमेंटोडेंटाइल जंक्शन. सीमेंटोडेंटाइल जंक्शन की जो विड्थ रहती है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर रहती है. ये जो है ये, दिस इज योर सीमेंटोडेंटाइल जंक्शन, इट इज़ 2 to 3. द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन एंड सीजे. अगर ये बोन है, बोन की क्रस्ट ये है और ये सीजे है, तो ये जो डिस्टेंस है इनका दैट इज़ 0.75 to 1.45 millimeters. Now, threshold level for surface roughness above which bacterial adhesion will be facilitated. एक्चुअली सरफेस जितना ज़्यादा रफ होता है उतनी ज़्यादा बैक्टीरियल एडेशन होती है. तो थ्रेशोल्ड उसका ऑब्वियसली 0.2 माइक्रोमीटर होता है. कितना ना तो चाहिए ही चाहिए. नो इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ कैलकुलस. बात आ गई कैलकुलस की. कैलकुलस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक. सो 70 to 90% जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहता है उसमें से ऑलमोस्ट 70 से 90% तक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, मैग्नीशियम वाइटलोकाइट, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट और ब्रूशाइट होता है, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, फिर मैग्नीशियम वाइटलोकाइट होता है, फिर ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होता है और फिर ब्रूशाइट होता है. बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. एवरेज डेली इंक्रीमेंट ऑफ कैलकुलस फॉर्मेशन मैंने आपको बात करी थी, 0.1 से लेकर के 0.15% तक बढ़ता रहता है, परसेंटेज बाय वेट. जीन म्यूटेशन ड्यूरिंग पेपिलर लेफ्रे. पेपिलर लेफ्रे अगर होता है तो उसमें कौन सा जीन म्यूटेट, दैट इज कैथेस्पीन सी जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, दैट इज एसोसिएटेड विद पेपिलर लेफ्रे सिंड्रोम. Then we are talking about resident leukocytes.
कौन कौन से ल्यूकोसाइट्स मेनली पेरियोडोंटल टिश्यू में दिखेगी आपको? मास्ट सेल्स दिखेगी, डेंड्राइटिक सेल्स दिखेगी, एस्ट्रोसाइट्स आपको दिखेगी। वेरी रेयर कॉम्बिनेशंस। काइनिन लाइक कंपोनेंट कौन सा होता है? C2A जो होता है कॉम्प्लीमेंट 2, दैट इज काइनिन लाइक कंपोनेंट। जो C3A और C5A ये हमारे एनाफाइलॉक्सोटॉक्सिन्स रहते हैं। C5A हमारा कीमोटैक्सिन रहता है और C5B हमारा ऑप्सोनिन रहता है। तो C5B हमारा ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है। C5A और C3A हमारा एनाफाइलॉक्टॉक्सिन्स है और कैनिन लाइक कॉम्प्लीमेंट्स हमारे C2A है। रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव अ नंबर ऑफ रेगुलेटर्स। वी हैव फैक्टर H, membrane cofactor, complement receptor 1, complement receptor 2, decay, accelerating factor, and binding receptor. Now, how many times in a day lymphocytes recirculate in blood? Almost 15 times a day. 50 times a day lymphocytes recirculate in the 50 बार ज़्यादा recirculate करता है lymphocytes. Okay. Just 3 more pages left. Now talking about antigen presenting cells. सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बहुत बार पूछ लेते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मोनोसाइट डेरिवेटिव्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। तो जो टी सेल्स में बी सेल्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, वो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं और मोनोसाइट्स डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ क्रोमोसोम ऑन विच MHC इज लोकेटेड। ऐसा कौन सा क्रोमोसोम होता है जिसमें MHC लोकेटेड होता है? हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार उठ के। जस्ट याद रखो, क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, उसकी जो शॉर्ट वाली आर्म होती है उसके ऊपर MHC जो होता है हमारा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर, वो लोकेटेड होता है। जस्ट क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ सकता है। म्यूटेशन ऑफ विच ऑफ द जीन कॉजेज एक्स-लिंक्ड हाइपर इम्यूनोग्लोबिनीमिया एम सिंड्रोम। कौन सा ऐसा जीन है जिससे कि हाइपर इम्यूनोग्लोबिनीमिया एम सिंड्रोम हो सकता है? दैट इज GP39। GP39 इज द जीन जिसकी वजह से हाइपरग्लोबिनेमिया एम सिंड्रोम कैन बी फाइंड आउट। नाउ म्यूटेशन ऑफ व्हिच जीन कॉजेज ग्लोबल मेम्ब्रेन रिसेप्टर डिफेक्ट। Global membrane receptor defect. It's a receptor defect, okay? So it is found in GP110. Now, these are something which is difficult to cram, but there is nothing way out. You have to learn all this. Just keep on doing more and more revisions and it will be okay. Now, who gave the theory of wholesale extraction of teeth? Wholesale extraction of teeth was given by Hunter. Just remember, wholesalers जो होते हैं, they can be related to a hunter. So wholesale extraction of teeth is something given by Hunter. Funny, but yeah, you will be able to recall. Complications of diabetes given by Lowe. So Lowe was the one who has given the complications of diabetes. So retinopathy, nephropathy, neuropathy, macrovascular disease, altered wound healing, and periodontal disease are the complications of diabetes. The area of dorsal tongue mucosa. How much is the area of dorsal tongue? That is 25 centimeters square. The composition of mouth rinse for halitosis. Talking about halitosis and composition of mouth rinse. So it's 0.05% chlorhexidine and 0.05 CPC and 0.14% zinc lactate. So composition of mouth rinse, अगर किसी की bad breath आती है तो उसको एक ऐसा माउथ वॉश देना है जिसमें कि क्लोरहेक्सिडिन हो, जिसमें कि CPC हो और जिंक लैक्टेट हो। जिंक एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हैलिटोसिस। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन कॉम्पोनेंट्स। उसके बाद अगर हम GCF की बात करेंगे, मीन GCF वॉल्यूम इन प्रॉक्सिमल स्पेसेस फॉर मोलर टीथ, तो मीन GCF वॉल्यूम उनका रहता है 0.43 to 1.56, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ग्लूकोज कंसनट्रेशन GCF इज 3 to 4 times ग्रेटर देन इन दी सीरम। दिस इज इंपॉर्टेंट। सीरम के मुकाबले GCF में चीनी जो है, जो ग्लूकोज है, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। उसके बाद coagulation factor present in saliva. So there is a coagulation factor which is present in saliva. Saliva में बहुत सारे coagulation factors होते हैं, ब्लड में मुंह से जाता है बहुत बार, तो उसके अंदर फैक्टर नंबर 8, 9, 10 प्लस PTA प्लस Hagman factor which is number 12. 8, 9, 10, 12 and PTA, these are the coagulation factors that you're going to find in saliva. Very, very important question. Course of primary hepatic gingivitis.
हर्पीस जो इन्फेक्शन होता है HSV1 जिसकी वजह से हर्पेटिक जिंजिविस्टोमेटाइटिस होता है, बच्चों में देखने को मिलता है, उसका जो कोर्स रहता है वो ऑलमोस्ट 7 से 10 दिनों का रहता है। प्यूबर्टी जिंजिविटिस जो होती है वो कब होती है, जब हम कहते हैं कि बच्चों जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तब उनमें जिंजिविटिस देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जब ऑलमोस्ट बच्चा 11 से 13 साल का होता है तब ये चीज़ देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जिंजिविटिस तब होता है। Now, Lidex ointment contains. Now, Lidex is ointment which has been used for different purposes. It contains flucosinonide, which is 0.05%. Okay, it's a different type of ointment having different constituent. Now, major antigenic determinants for cicatricial pemphigoid. Cicatricial pemphigoid सबको पता है, सबने वो पैथोलॉजी में पढ़ रखा है। उसमें जो एंटीजेनिक मतलब हम कैसे पता चलेगा हमें कि सिकाट्रिशियल पेम्फिगोइड है, उसमें एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होता है। तो बुल्लस पेम्फिगस 1 and 2 दैट इज BP1 and BP2 अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है इसका मतलब सिकाट्रिशियल पेम्फिगोइड है। रेडियस ऑफ एक्शन बैक्टीरिया की बात चल रही है। बैक्टीरिया का रेडियस ऑफ एक्शन 1.5 से 2.5 mm का होता है। एंटीजन्स एसोसिएटेड विद एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला पेरियोडोंटाइटिस जो होता है उसके साथ HLA9 एंड B15. B15 is the one which is also aggressive periodontitis. HLA9 and B15. The human herpes virus 8 is associated. ये आपको एक्चुअली पूरी टेबल होती है ह्यूमन हर्प्स वायरस की 1 2 3 4 किस किस का एसोसिएटेड है। उसमें से जो फैक्टर हर्प्स वायरस 8 होता है वो कपोसीज के साथ एसोसिएटेड रहता है। पेरियोटेम्प प्रॉब हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें कि हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो सेंसिटिविटी रहती है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस पे भी पता चल जाएगा कि भी इतना चेंज आया टेम्परेचर में। डायमीटर ऑफ प्रॉब टिप ऑफ फ्लोरिडा प्रॉब, इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, प्रॉब टिप 0.4 mm होती है ना। एवल्साइट डिटेक्ट्स माइक्रोब्स. Evolcite is a thing that detects microbes at is AA, PG and PGI. That is Actinomycetes, Actinomycetum comitans, P. gingivalis, P. intermedia. These are detected by Evolcite. Now Periogard is the one which is going to, मैंने आपको पहले बता चुकी वीडियो में, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज फाइंड आउट करता है। पेरियो चेक हमारा प्रोटीजेस फाइंड आउट करता है, इट्स गोइंग टू चेक प्रोटीजेस. Now MMP2 is gelatinase 8, MMP3 is gelatinase B, MMP8 is collagenase 2, MMP13 is collagenase 3, MMP3 is स्टेरोमाइलिसिन 1. ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट अगर नाम पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. MMP2, MMP9, MMP8, MMP13, MMP3, ये सारी टेबल आपको पढ़नी है जिसमें आपको ये डिफरेंट चीज़ें पता चलने वाली हैं. उसके बाद डायमीटर ऑफ एंडोस्कोप यूज इन पेरियोस्कोपी. अब एंडोस्कोप का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार उसका डायमीटर यूज पूछ लेते हैं, पेरियोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं. तो ऑलमोस्ट 1 mm इज़ द डायमीटर. ओके, कंसनट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, जो GCF में टेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 10 गुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सीरम. एट्रीडॉक्स में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन रहता है, जैसे कि नाम बता रहा है एट्रीडॉक्स, तो डॉक्स मतलब डॉक्सीसाइक्लिन. 10% ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इज फाउंड आउट इन एट्रीडॉक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट आर्स्टीन. नाउ व्हाट इज आर्स्टीन? आर्स्टीन मैं पहले भी बता चुकी हूँ टेबल में. आर्स्टीन जो वर्ड था, आर्स्टीन was related to minocycline because it has N. Okay, and I've also told you one mnemonic arsine. Okay, so you can also do that. The size of perichip is actually a chip which has been put up in GCF or in sulcus for tetracycline release, and this chip has a length of 4, width of 5, and breadth of length of 4, breadth of 5, and width of 0.35. Now, how many days does the perichip take to biodegrade? It's a biodegradable and it will just biodegrade in 10 days. Chemically modified tetracyclines which lack antibiotic activities but retain anti-MMP activity. Now, tetracyclines has two purposes: antibiotic as well as anti-MMPs. Metallic metaproteases, they actually work against them to stop
the progression of periodontitis. So chemically modified tetracyclines are also there, which are CMTs, and CMT3 and CMT8 are the ones which lack antibiotics but retain anti-MMP activities. Working time of co-pack. Now co-pack is a pack, periodontal pack, which has been given, and it has a working time of 15 to 20 minutes. Okay, 15 से 20 मिनट में काम करता है ये. ड्यूरिंग हीलिंग आफ्टर स्केलिंग एंड क्यूरेटाज इमेच्योर कोलेजन फाइबर्स अपीयर विद इन. जब हम स्केलिंग क्यूरेटाज कर लेते हैं तो कोलेजन फाइबर्स को कितना टाइम लगता है वापस आने में. जब हम क्यूरेटाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग जाता है रीएपथलाइज होने में, बट कोलेजन फाइबर्स को 20 दिन लग जाते हैं आने में. Now incision for gingiviectomy is beveled at an angle. अब जब हम gingiviectomy करते हैं तो we have to bevel it up at an angle. 45 डिग्रीज के एंगल पे हम कट करते हैं जिंजाइवा को. वेवलेंथ ऑफ CO2 लेज़र. अगर हम CO2 लेज़र्स यूज़ करते हैं तो कितनी वेवलेंथ होती है उनकी? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,600 नैनोमीटर्स. नाडिया अगर हम यूज़ करते हैं एज अ लेज़र तो इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है CO2 के मुकाबले. इट इज़ जस्ट 1064 नैनोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लेस देन CO2 लेज़र. इंटरनल बेवल इंसिजन इज़ गिवन. मैंने आपको बताया था इंटरनल बेवल अगर आप दे रहे हो, ठीक है, ये दांत अगर है तो अगर आप इंटरनल बेवल इंसिजन अगर आप दे रहे हो तो यू हैव टू गिव अ ब्लेड नंबर 11. Oh sorry, this is external bevel incision, sorry. If you are giving an internal bevel incision, this is the internal bevel incision. It is given with blade number 11 and blade number 15. If you're giving an clavicular incision is this one. So this is given with blade number 12. Okay. Interdental incision is given with Orban knife. This is so much important because it's the standard ones and it asks a lot of times. So this is given by Orban knife, just to cut the part. Now after that, resorption time of plain gut sutures. अगर हम plain gut sutures लगाते हैं, plain gut हमारे कौन से नेचुरल एनिमल से निकाले गए होता है, तो इनका जो रिजॉर्प्शन टाइप होता है वो 30 डेज होता है. रिजॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रॉमिक गट सूचर्स दैट इज़ 45 to 60 डेज. सो क्रॉमिक गट सूचर्स ज़्यादा दिनों तक पड़े रहते हैं, 2 महीने तक भी पड़े रह सकते हैं. डायोड लेज़र की अगर हमने बात करें वेवलेंथ की, दैट इज़ 65 to 900 नैनोमीटर्स. अर्डियाग की बात करें दैट इज़ ऑलमोस्ट 3000 नैनोमीटर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा कम डायोड लेज़र की वेवलेंथ होती है, जहाँ पे कई बार आपसे वेवलेंथ का अगर कंपैरिजन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि डायोड की सबसे कम है, उसके बाद अर्डियाग की है, उसके बाद नाडियाग की है, उसके बाद CO2 लेज़र की है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे बायोलॉजिकल विड्थ की बात करते हैं. तो जो हमारी बायोलॉजिकल विड्थ होती है दैट इज़ 2.04 नैनोमीटर्स. बहुत बार पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल विड्थ बताओ, बायोलॉजिकल विड्थ दैट इज़ 2 mm. देन बॉन्ड रिक्वायर्ड अराउंड ऑल द सर्फेस इम्प्लांट्स. ऑल सर्फेस इम्प्लांट्स के आसपास एक इम्प्लांट अगर आपने लगाया है उसके आसपास कितनी बॉन्ड चाहिए आपको? दैट इज़ 1 to 1.5 नैनोमीटर्स millimeters. The minimum basal distal space for an implant space between two teeth. This is important, extremely important. Let's see to this. If you have an implant, so minimum basal distal space for the implant placed between two teeth. अगर 2 नॉर्मल दांत हैं, ठीक है, 2 दांत के बीच में अगर लगाना है हमें, so minimal basal distal space for implant placed between two teeth, that is approximately 7 mm. 7 mm का डिफरेंस आपको चाहिए, जिसमें अगर आपको बीच में इम्प्लांट लगाना है 2 दांतों के बीच में. बोन एपोजिशन इंडेक्स फॉर इम्प्लांट इन पोस्टीरियर मैक्सिला and anterior mandible. 2 types of locations are there. One is maxilla, one is mandible. In maxilla we have posterior maxillas, so bone apposition index, that is BAI, for posterior maxilla is almost 30 to 60%, and for anterior mandibles bone apposition index is 65 to 90%. This is how you can. Okay, so in the next video I'll be continuing with miscellaneous, and this is this may be the last page of periodontics synopsis, and I think I should cover in this video. Okay,
so video will be a little long, but I can complete it in here. Miscellaneous. So ecataxia, ecataxia, it has a different pronunciation, I really don't know, but it's a genetic or an inherited disorder associated with early onset periodontitis due to deficiency of catalase enzyme. So it's a disorder because of early onset of periodontitis because catalase enzyme was deficient. तो क्योंकि catalase नहीं था तो उसकी वजह से जो early onset periodontitis होता है, that is ecatalacia. Okay, it can be asked in the question paper and it's important. Electrosurgery or radiosurgery is a surgical technique performed on soft tissues using controlled high frequency electrical currents in a range of 1.5 to 7.5 million cycles per second और megahertz. तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोसर्जरी और एक रेडियोसर्जरी ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं जो हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट हम इसमें यूज़ करते हैं जिसमें कि 1.5 टू 7.5 मिलियन साइकिल्स का रेंज रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है. Now the 4 types of electrosurgical techniques are electrosection, electrocoagulation, electrofulguration, fulguration and electrodissection. तो ये आपसे बार बार पूछेंगे. इलेक्ट्रोसेक्शन, electrocoagulation, electrofulguration and electrodissection. These are the 4 types of electrical surgeries and we use a current of frequency of 1.5 to 7.5 million cycles. Now 3 classes of active electrodes used in electrosurgery. We use electrodes. We can use single wide electrodes, loop electrodes. We can use bulky or heavy electrodes. And when we use single electrode, it is just for incising, just for excising. When we use loop electrodes, we can use for planning tissues. And when we use heavy or bulky, we actually use them for coagulation to stop the blood. Okay, so electrosurgery is an important point of view. Now, electrosection or electrostomy or echosection is used for incision, excision and tissue planning. Okay, तो जब हम इलेक्ट्रोसेक्शन वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो ये वाली पार्ट की बात करी थी, ये हम बेसिकली इंसीजन, एक्सीजन और टिश्यू प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोकोएगुलेशन जिसमें कि हम एक्चुअली ब्लड को रोकते हैं हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, just for hemorrhage control. Electrosection or electrocoagulation are most commonly used in all areas of dentistry. Electrofulguration and electrodissections are not used in dentistry. So these are not used. Only the 2 parts are mainly used in the dentistries of electrosurgical techniques. Now let's talk about the most important basic rule of electrosurgery. To always keep the tip moving. This is the most important rule. electrosurgery में ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे किसी इंस्ट्रूमेंट को रख दिया और रखा. You have to keep it moving. Prolonged or repeated applications causes heat accumulation. लेकिन इतना भी नहीं कि आप बार बार एक ही चीज़ पे करते जाओ because it can lead to heat accumulation and destruction. Now this is a type of electrode and the uses. Different types of electrodes are there. If you have a needle electrode, you can remove gingival enlargements and you can do gingivoplasties to make incision to establish drainage in treatment of acute periodontal disease. So you can use it in acute periodontal disease. You can use it in gingival enlargements and gingivoplasties. That is needle one. Needle electrode suspended by a small ovoid loop or diamond shape electrode. Now this is just for for festooning. It is just for festooning, and during reshaping, the electrode is activated and moved in a concise shaving motion. Okay, this is actually a modification of the needle one. Now we can use ball electrode. Now this ball electrode is used for hemostasis, just to control the hemorrhage. Now thin bar shaped electrodes are the ones which control bleeding points located interproximally, as well as electrosurgery is mainly helpful for control of isolated bleeding points. So you can also use it for electrosurgery for isolated bleeding points. Okay, अलग अलग अगर ब्लीडिंग पॉइंट अगर आते हैं तो उसमें आप थिन बार शेप्ड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो. लूप इलेक्ट्रोड्स आप रीलोकेशन ऑफ फ्रीडम मसल अटैचमेंट टू फैसिलिटेट पॉकेट एलिमिनेशन, बेसिकली फ्रीडम और उसकी रीलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लस रिमूवल ऑफ फ्लैप आफ्टर एक्यूट सिम्टम्स सबसाइड. जैसे ही एक्यूट सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, यू कैन ऑल्सो रिमूव द फ्लैप. नाउ ये सारी बातें तो थी यूज़ की. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स हु हैव नॉन कंपैटिबल fully shielded cardiac pacemakers.
बेसिकली जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें यूज़ नहीं कर सकते। अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है इसमें, तो जिन लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है उनमें यूज़ नहीं कर सकते। इफ द इलेक्ट्रोसर्जिकल पॉइंट टचेस द बोन, इरिपेयरेबल डैमेज कैन बी डन। तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से उसको करना पड़ता है, हर कोई नहीं कर सकता। हीट जनरेटेड बाय दिस प्रोसेसेस आर वेरी डैमेजिंग, सो हीट जनरेशन में ज़रूरी होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कूलेंट प्रोवाइड कर सकें। व्हेन द इलेक्ट्रो टचेस द रूट सर्फेसेस it can produce burns, so it is very precisely done procedures, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है और हर कोई नहीं कर सकता। तो these are some of the disadvantages, and this is the end of periodontic synopsis. I hope you get it, and if you have any questions and queries you can comment down, and in the next video I'll be starting a new chapter. So thank you for watching till the end, and we'll see you in the next video. Bye bye.